सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दृष्टि टेस्ट कोड 2105 बीपीएससी 67 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 तक हो गया था। निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है? आवेग के समान ही होती है किसकी माप? संवेग। संवेग की जो माप होती है आवेग के समान होती है। ठीक है। इसका विस्तार देख लीजिए। आवेग आवेग समय के सापेक्ष बल के समग्र प्रभाव को समाकलित करता है। इसे पारंपरिक रूप से प्रतीक जे द्वारा प्रकट किया जाता है और इसका जो माप है न्यूटन सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। एक समान बल के लिए जे फोर्स डेल्टा टी, इसका आंसर हो जाएगा। किसकी माप आवेग के समान होता है? तो संवेग का। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 63। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है। इसका देख लीजिए। तापमान में परिवर्तन ध्वनि की गति में परिवर्तन लाएगा क्योंकि वेग समानुपाती होता है तापमान के वर्ग का, आवृत्ति समानुपाती होता है वेग का, इसलिए आवृत्ति समानुपाती होगा तापमान के वर्ग का। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी आवृत्ति में भी वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो आवृत्ति में भी वृद्धि होगी। 64 देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मिश्रित आवृत्तियों उत्पन्न होती है? मिश्रित आवृत्ति किस स्थिति में उत्पन्न होती है? तो जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। मिश्रित आवृत्ति जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। 65 देखिए। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? समान रहेगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये 4 गुना कम हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा। इसका विस्तार देख लीजिए। बल वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है। 66 देखिए। न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ये तो सही है। न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, ये भी सही है, नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, ये गलत है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? डी। 67 देखिए। निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? रात्रि के समय आकाश में तारों का टिमटिमाना, माचिस की तिल्ली जलना, तड़ित वृष्टि या फिर मिरास? तो ये इसका आंसर होगा तड़ित वृष्टि। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है। जैसे में जब बादल की जो तड़ी झंझाहट होती है वो प्रकाश पहले पहुंचती है और वृष्टि यानी कि बाद में आती है। आगे देखिए। 68 देख लीजिए। तो पहले प्रकाश आती है और आवाज़ बाद में आती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश ध्वनि से ज़्यादा तेज यात्रा करता है। 68 देखिए।
निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है? तो ये गामा तरंग की जो उत्पत्ति है नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय के द्वारा होती है, याद रखिए। 69 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो 273.15। इसका विस्तार देख लीजिए। सेल्सियस का केल्विन में रूपांतरण, केल्विन जो है सेल्सियस और प्लस 273.15 जोड़ा जाता है। एक किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो संलयन की गुप्त ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। इसका विस्तार देख लीजिए। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक उसमें ऊर्जा की मात्रा है। संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा है। 71 देखिए। कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। 72 देखिए। रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? रक्त से औषधि को निकालना है तो क्रोमैटोग्राफी याद रखिए, क्रोमैटोग्राफी। विस्तार देखिए। मिश्रण से घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया को क्रोमैटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग होता है। इस तकनीक का उपयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा और अभी रक्त से औषधि निकालने में ये काम आता है। आगे देखिए। क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों के पृथक्करण के लिए किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। क्रोमैटोग्राफी के अनुप्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट्स को अलग करने में, रक्त से मादक पदार्थों को पृथक करने में। तो क्रोमैटोग्राफी का उपयोग यहाँ पर ये पूरा ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे आप। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट्स को अलग करने में, रक्त में मादक पदार्थों या फिर ड्रग्स को पृथक करने में। क्रोमैटोग्राफी। अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समभारिक। समभारिक मतलब अलग अलग परमाणु संख्या है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये समभारिक हो गया। देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या समान हो गया तो समभारिक, आइसोबार्स कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और आर्गन का परमाणु संख्या 18 है। दोनों समभारिक हैं क्योंकि दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। जल का वाष्पीकरण, वाहनों द्वारा ईंधन का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन प्रक्रिया, ये भी रासायनिक। तो ये आपका आंसर ये होगा, एक से अधिक। तो यहाँ पे सारा आपका रासायनिक क्रिया का ही बताया गया है। आगे देखिए। जल के वाष्पीकरण को छोड़ करके जो लोहे का जंग लगना, वाहनों द्वारा ईंधन जलना और श्वसन प्रक्रिया, ये सारा रासायनिक अभिक्रिया है। 75 देख लीजिए। चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए, आंसर सी होगा। स्वाद बढ़ाने के लिए, मूल्य बढ़ाने के लिए, गलत। बैग भरा हुआ दिखाई देने के लिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है।
बताइए। सुक्रोज, एक्टिन, लैक्टोज, सेल्यूलोज, एक्टिन। मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का औसत पीएच मान 7.4। 78 देख लीजिए। गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। राइबोफ्लोविन की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखें, राइबोफ्लेविन की उपस्थिति के कारण हल्का रंग पीला होता है गाय के दूध का। 79 निम्नलिखित में से कौन सा लाइक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा लाइक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है? आंसू। आंसू जो है लाइक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है। कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? कीटभक्षी पौधे किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में, आंसर सी होगा, नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम क्या है जिनकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर के उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है? तो यह है रेनिन। 82 देखिए। तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घट जाती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो विस्पंदन के कारण। 83 निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है? आवर्ती गति से कौन सा उदाहरण संबंधित है? एक तैराक द्वारा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना और फिर लौट जाना, एक स्वतंत्र लटकते क्षण चुंबक को इसके NS दिशा में ले जाना और छोड़ देना, एक हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान केंद्रों के चारों ओर घूमना, धनुष से तीर निकलना। आवर्ती गति का उदाहरण क्या है? तो एक स्वतंत्र लटकते क्षण चुंबक को इसके नॉर्थ और साउथ दिशा में ले जाना और छोड़ देना, तो ये आवर्त गति का उदाहरण है, तो बी हो गया। एक हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान केंद्रों के चारों ओर घूमना, ये भी आवर्त गति का, तो बी और सी दोनों हो गया, इसलिए एक से अधिक आंसर होगा, तो इसका आंसर ई हो गया। ठीक है। अब 84 देखिए। यदि हवा में प्रकाश की गति को c द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में v द्वारा, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना निम्नलिखित सूत्र से उपयोग करके की जा सकती है। तो ये c/v, तो ये बी हो गया आंसर। 85 देखिए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है? ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है, तो जूल, वाट, घंटा, न्यूटन मीटर, ये ऊर्जा की इकाई के समतुल्य, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। नहीं है तो डी। ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है। ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है आवृत्ति। आवृत्ति जो है ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है। 87 देखें। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, क्वार्ट्ज जो है अर्धचालक नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी। देखिए यहाँ बताया जा रहा है अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे शुद्ध तत्व हो सकते हैं, अथवा गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड जैसे यौगिक भी अर्धचालक हो सकते हैं। डोपिंग नामक प्रक्रिया से शुद्ध अर्धचालकों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियों के मिश्रण किया जाता है, जिससे पदार्थ की चालकता में व्यापक परिवर्तन आ जाता है। डोपिंग विधि जान लीजिए। डोपिंग विधि, ये डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियों के मिश्रण किया जाता है, जिससे पदार्थ की चालकता में व्यापक परिवर्तन आ जाता है। आगे देखिए, क्वार्ट्ज एक उत्कृष्ट विद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक है, ये विद्युत रोधी पदार्थ है, इसलिए क्वार्ट्ज जो अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88। वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना। तो मुख्य रूप से
उत्तरदायी प्रकाशीय घटना प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या है? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 89 देखिए, अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होती है, तो ये आंसर क्या हो गया? ए। बिच्छू डंक गलत है, टाटरिक नारंगी भी गलत है, नींबू भी गलत है, तो ये टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होती है, ये ध्यान रखिए। विस्तार इसका देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। सिरिका या विनेगर में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टाटरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। स्रोत देखिए, खट्टा दूध में एसिटिक एसिड, नींबू, चींटी का काटना टाटरिक या फिर टाटरिक अम्ल होता है। बिच्छू डंक ऑक्जेलिक। अम्ल प्राकृतिक स्रोत, अम्ल में देखिए लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। प्राकृतिक स्रोत और यहाँ पे अम्ल दिया गया है, तो विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड, इमली में टाटरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। फिर देखिए खट्टा दूध दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, चींटी के काटना में मेथेनोइक एसिड, बिच्छू डंक में मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। फिर से आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये एक बार इधर हो गया एक पार्ट और दूसरा पार्ट आपका ये इधर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अम्ल तत्वनाशक के एक घटक के रूप में, लकड़ी की लुगदी को सफ़ेद करने में, सोडा एसिड अग्निशामक में, एक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में। बताइए, इसका विस्तार देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़ा उद्योग में सूती और सन के कपड़ों के विरंजन में, कागज़ कारखानों के लकड़ी की लुगदी में विरंजन में और लॉन्ड्री में कपड़ों की ब्लीचिंग करने में, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में, पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त करने में। तो ये आपका सारा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन ई वहाँ पे आंसर हो जाएगा। चिली सोडा एक अयस्क है, चिली सोडा एक अयस्क है, किसका? सोडियम का चिली सोडा एक अयस्क है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, 90 तक हो गया है। अगले वीडियो में मिलते हैं 90 से लेकर के 120 तक, फिर एक वीडियो और आएगा तो 120 से लेकर के 150 तक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, जहाँ पे कॉन्सेप्ट रहे वहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट लगे वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना नोट्स खुद बनाते जाइए। ओके बाय, थैंक यू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं PDF और जो भी मटेरियल है वहाँ उपलब्ध करवाता हूँ। ओके।